ठीक है, तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में बेसिकली ये जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, जो प्रीवियस टॉपिक हमारा क्या था, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, उसी का एक्सटेंशन है। तो देखो हमने प्रेशर को ड्राइव किया था पिछले क्लास में, याद होगा, 1/3 NmV², ये ऊपर लगा है आपका मीन, स्क्वायर मीन, ये स्क्वायर मीन हो गया, ये मास हो गया, मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एंड n क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, ये इतना याद है, लास्ट क्लास में हमने किया था इतना। ठीक है, अब इसको क्या, ठीक है, इसको क्या कर, अब हम लोग को टेम्परेचर में देखना है, तो इसी से हम लोग टेम्परेचर को ड्राइव करेंगे। तो दोनों साइड में जरा V से, वॉल्यूम से जरा मल्टीप्लाई करिए, तो PV = 1/3 N × V mV²। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है N × V, और ये क्या हो जाएगा, हाफ। क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका PV हो गया। ये N × V, जो N × V है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल N लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि N तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू कैन राइट कैपिटल N। कैपिटल N बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस। तो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला हो गया 2/3 × N ½ mV² P × V, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर सपोज एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, देखो कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, उसकी एनर्जी पूछा जाएगा तो क्या होगा। देखो गैसेज में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें आपस में बहुत डिस्टेंस होता है, याद होगा, बहुत डिस्टेंस होता है, तो इसमें केवल एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक मॉलिक्यूल की पूछा गया आपकी टोटल एनर्जी क्या है, दैट इज नथिंग बट योर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ½ mV²। अगर वहाँ पे n मॉलिक्यूल हैं, अगर वहाँ पे n मॉलिक्यूल हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस कितना हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ गैस, टोटल एनर्जी ऑफ गैस कितना हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल E लिखता हूँ। तो अगर टोटल एनर्जी ऑफ गैस कैपिटल E है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मॉलिक्यूल की ½ mV² हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल N से, समझ में आया। तो बेसिकली N × ½ mV² इज नथिंग बट E, ये टोटल गैस की एनर्जी हो गई। तो यहाँ से अगर इसको यहाँ पर रख दिया जाए तो PV = 2/3 × E, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो गैस इक्वेशन को अगर लिखा जाए तो हम लोग क्या जानते हैं, PV = nRT जो लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ N × KB × T। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है आपका टेम्परेचर। ये आपका इक्वेशन हो गया 4। तो अगर 3 और 4 को देखा जाए तो PV = N × KBT, यहाँ पे PV = 2/3E, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 जो E की वैल्यू हो गई, ये N KB × T। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ रही है, देखो एनर्जी कितनी आ रही है, 3/2 × N × KB × T। तो ये एनर्जी टोटल गैस की एनर्जी है। अगर इसको कैपिटल N से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या बताएगा आपको, ये एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल बताएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 KBT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, क्या आया, ये बेसिकली क्या आया, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो
एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला हुआ, 3/2 kBT। इज इट क्लियर? मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है? क्या वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है? केवल एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर उतनी एनर्जी। यही जो एनर्जी होती है, इसलिए हम लोग बोलते थे कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। मतलब गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है केवल एक चीज पे डिपेंड कर रही है, दैट इज योर टेम्परेचर। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो अगर पूछा गया कि नेचर में यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे आपके बुक में लिया गया है 300 केल्विन पे, अगर पूछा गया कि 300 केल्विन पे जो यहाँ गैस के मॉलिक्यूल है, तो गैस के मॉलिक्यूल कौन से हैं भाई? मैक्सिमम नाइट्रोजन है 75%, 20% आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपका ऑक्सीजन है और ज़्यादातर आपका नाइट्रोजन है। तो आपका नाइट्रोजन के अगर हिसाब से अगर इसका कैलकुलेट किया जाए तो कितनी इसकी वेलोसिटी होगी, तो इसको नोट करके लिख लो। तो हमारा अगर टी की वैल्यू 300 केल्विन है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv²। ये हो गया 3/2 kBT। तो देखो यहाँ से जो वेलोसिटी आ रही है, ये क्या आ रही है? 3 kBT/m। ठीक है, अगर मास ले लिया जाए, मोलर मास आपका, जैसे ये नेचर में हमारा नाइट्रोजन है, इसको अगर 28 ले लिया जाए, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है आपकी, इसको सॉल्व करोगे, देखो ये देखो मोलर मास है, ये बेसिकली मोलर मास है, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम। ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा? ये स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपकी 28 डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, यही होगा ना? 28 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर होता है, तो 6.02 इंटू 10⁻⁻23। ये हो गया एक मॉलिक्यूल का मास। के की वैल्यू मैंने बताया था, टेम्परेचर मैंने दे दिया। तो यहाँ से जो वेलोसिटी कैलकुलेट करके आती है, इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग जो आती है वैल्यू, इसको वी हाँ 3 नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या आपकी वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है 516 मीटर पर सेकेंड। देखो ये v² निकल रहा है, इसको जब स्क्वायर रूट लोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर। देखो VRMS को लिख लो, क्या होता है VRMS? मतलब रूट ऑफ मीन स्क्वायर, स्क्वायर मीन, तो इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब स्क्वायर का जो स्क्वायर्स का मीन है ना, उसका स्क्वायर रूट है ये आपका स्क्वायर मीन है। इसको जब तुम स्क्वायर रूट लोगे तो सॉल्व करके वैल्यू 516 मीटर पर सेकंड आती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 समझ में आया क्या है इसमें एक फ्लास्क के अंदर 2 गैसेज रखी गई हैं। एक तुम्हारा आर्गन है, एक तुम्हारा आर्गन है, और दूसरा क्या रखा गया है इसके अंदर? क्लोरीन रखा गया है। ठीक है, क्लोरीन गैस है। इनका जो बाई मासेज आपका डिवीजन किया गया 2:1 के रेशियो में इनका मासेज का डिवीजन है। अब पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कोई भी गैस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अभी हमने क्या देखा, उसका फॉर्मूला क्या था? 3/2 kBT। किस पे डिपेंड करता है ये? केवल टेम्परेचर पे। इट डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर। तो चाहे ये आर्गन हो चाहे क्लोरीन हो, दोनों गैस की जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लोरीन, ये दोनों की जो आपकी एनर्जी होगी ये 1:1 में होगी। यस या नो?
क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? पर यूनिट वॉल्यूम। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्लियर? ठीक। सेकंड पार्ट देखो क्या पूछ रहा है इसमें। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बोथ गैसेज, दोनों गैसेज की VRMS वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ मॉलिक्यूल m आर्गन A लिख देता हूँ, वेलोसिटी A लिख देता हूँ, और दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, हाफ m ऑफ C क्लोरीन Cl और वॉल्यूम ऑफ Cl। दोनों की एनर्जी इक्वल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के मास अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, देखो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो आपका पूछा गया है वी आर आर्गन वी क्लोरीन, तो वी आर्गन डिवाइड बाय वी क्लोरीन जो हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर ये हो जाएगा मास ऑफ Cl डिवाइड बाय मास ऑफ आर्गन। तो VRMS का पूछा गया तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो जो स्क्वायर रूट लोगे ना तो यही आपका क्या आ जाएगा, इसका VRMS ऑफ Cl आ जाएगा ये, और ये VRMS ऑफ AR आ जाएगा, VRMS ऑफ Cl आ जाएगा, अंडर वुड ऑफ मास ऑफ Cl डिवाइड बाई मास ऑफ आर्गन। ठीक है, अब मास ऑफ Cl क्लोरीन का कितना होता है, ये 35.5, दो मॉलिक्यूल दो होते हैं इसके अंदर, तो लगभग 71 हो गया, और आर्गन कितना होता है, लगभग 40, तो ये आपका हो गया आपका आर्गन का। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 1.33। समझ में आ गया ये सबको? अच्छा, दिया है ये एटॉमिक मास ऑफ आर्गन 39.9 दिया है, और क्लोरीन का 17 दिया है, 70.9 दिया है। तो जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे ये लॉ क्या बताता है कि इक्विपार्टीशन, एनर्जी का जो पार्टीशन किया गया है नेचर ने वो इक्वल किया है। ठीक है, भगवान ने उंगली भले बराबर पांचों न दी हो, लेकिन यहाँ पे जब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो एनर्जी सबको बराबर देता है। ठीक है, किसी को कुछ ज़्यादा वो देखने में लगता है, मास कम दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी ज़्यादा दे देगा, वेलोसिटी कम है तो मास ज़्यादा कर देगा। ऐसे हमारे अंदर भी है। ठीक है, कुछ हमारे अंदर कोई चीज़ कम है तो कोई चीज़ हमारे अंदर अच्छी होती है, बोला जाता है हर ह्यूमन में, इसीलिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है, गॉड हमेशा कंपनसेट करता है। तो वही यहाँ भी है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म है। अभी हमने एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी देखी थी, 3/2 kBT देखी थी। ठीक है, तो 3/2 kBT जो एनर्जी है, देखो कोई मॉलिक्यूल जब चलता है तो उसके अंदर जब वेलोसिटी मैंने बोला तो मैं बोला वेलोसिटी तुम्हारा ये 3D मीडियम में घूम रहा है, तो बेसिकली 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो हाफ mvx स्क्वायर, इसको लिख लीजिएगा, हाफ mvy स्क्वायर, हाफ mvz स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, 3/2 kBT। अगर तुम्ही से बोला जाए कि ये बताओ एक्स वाई जेड के पास कितनी एनर्जी है, ये देखो ये हो गया एक्स डायरेक्शन की एनर्जी, ये हो गया वाई डायरेक्शन की एनर्जी, ये हो गया जेड डायरेक्शन की एनर्जी। अब देर इज नो रीजन टू से कि सर एक्स की एनर्जी वाई से ज़्यादा है, नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कभी भी। तो क्या करोगे, ये 3/2 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, क्या बोलोगे कि सर हाफ kBT इसके पास है, हाफ kBT इसके पास है, हाफ kBT इसके पास है। समझ में आया? इसका मतलब जो हाफ mv स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू हाफ kBT। सिमिलरली जो हाफ mvy स्क्वायर हो गया हाफ kBT, ऐसे ही हाफ mvz स्क्वायर हो गया, ये भी हाफ kBT। तो यहाँ से आपको क्या दिखा कि हर एक एनर्जी मोड में, चाहे एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वाई डायरेक्शन हो, चाहे जेड डायरेक्शन हो, सबको बराबर एनर्जी मिली है। क्यों 3 डायरेक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री होता है।
एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में, इसलिए तीनों साइड की एनर्जी उसकी बराबर होती है। ये बात समझ में आई सबको अच्छे से? ठीक है। अब देखो, जो सिंगल मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल सिंगल एटम का है, जो मॉलिक्यूल जैसे सिंगल एटम है, उसको तो आपने ऐसे एनर्जी दे दिया, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो डंबल शेप में होते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कुछ मॉलिक्यूल जो डंबल शेप में होते हैं। कोई मॉलिक्यूल बताओ जरा। नहीं पता? सुगुन? कोई भी जो सिंगल एटम का मॉलिक्यूल हो गया, उसके पास भाई सिंगल एटम जो है वो किधर जाएगा? एक्स जाएगा, वाई जाएगा, जेड जाएगा, और कहीं जा सकता है? बस यही तीन चीज़ कर सकता है। लेकिन कुछ डंबल शेप के मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सिंपल, जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, सर से पूछ लेना, बाकी बता देंगे सर तुम लोग को, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, कोई भी बाई मॉलिक्यूल, डायाटॉमिक, कोई भी डायाटॉमिक मॉलिक्यूल जो भी पाया जाता है नेचर में, वो डंबल शेप में होता है। इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, बीच में तुम्हारा जुड़े होते हैं सब, जो बॉन्डिंग से, जो इसको कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ, ऐसे ही डंबल शेप, और क्या, ठीक है। जिसमें दो बेसिकली ये देखो, एक चार्ज होते हैं ना, दोनों तुम्हारे अलग अलग एटम है जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये बेसिकली डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, नाम से सुनो, ये इसको मोनोटॉमिक, तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में केवल 3 तरह की एनर्जी हुई, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको चाहो तो लिख लो ईटी। ईटी मतलब क्या हुआ? ट्रांसलेशनल एनर्जी। लेकिन कोई भी डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, आगे लिख लेना, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, डायाटॉमिक के लिए आपके पास एक और एनर्जी आ जाती है, कौन सी? ईटी के साथ ईआर आ जाता है। समझ में आया? ईआर, अब देखो कैसे, ईआर भी ध्यान से समझना। जैसे मान लो यही डंबल है, ठीक है, एक बॉल इधर लगी, एक बॉल इधर लगी हुई है, ये कैसे रोटेट कर सकता है? आर मतलब रोटेशनल एनर्जी। कैसे रोटेट? आप लोग पढ़ चुके हो रोटेशनल एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद है? ईटी मतलब तो यही हो गया, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ई आर का मतलब हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ वाई। एनालॉगस ही होता है ये। तो रोटेशनल में क्या हो गया? जैसे ये डंबल है, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में आपका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से तुम्हारा एनर्जी हो जाएगा, एक वाई के हिसाब से हो जाएगा, ऐसे करके। और तीसरा जेड एक्सिस में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस में अगर उसी एक्सिस से पास होगा तो समझो ये बॉल बहुत बड़ी नहीं होती ना, छोटी होती है ना, तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो आपके इसके पास कितनी एनर्जी हो गई? टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 5 मोड्स हो गई। तो इसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो इसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया? डायाटॉमिक के केस में, डायाटॉमिक के केस में आपका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। इज इट क्लियर? क्योंकि ये जैसे कोई रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी लाइन के एक्सिस से निकालोगे। जैसे कोई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। अगर मास यहीं पर रख दिए तो भाई ये आर है तब तो एम आर स्क्वायर होता है, ये ऐसे सर्कल में घूमता है, ये मास यहीं पर ला के रख दिए, रेडियस 0 हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 0 हो गया। थर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में देखो, डायटॉमिक जो हो गया, डायटॉमिक में 2 एनर्जी हो गई, ईटी और ईआर। ईटी में 3 हो गई, ईआर में 2, टोटल इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया? 5। ठीक है। तो क्या सारे मॉलिक्यूल डायटॉमिक ऐसे होते हैं? नहीं, कुछ मॉलिक्यूल और लिखो। डायटॉमिक में कुछ एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन नहीं होते बल्कि डायटॉमिक में, एग्जाम्पल लिख लेना, यहाँ O2 लिख लेना और यहाँ CO लिख लो। कुछ डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं
जिसमें ET भी होता है, ER भी होता है, इसके साथ एक एनर्जी और होती है। कोई बताएगा कौन सी एनर्जी होती है वो? इसीलिए इसका एक नाम है रिजिड, इसको बोलते हैं रिजिड रोटेटर। रिजिड, ये रिजिड मॉलिक्यूल होता है, रिजिड रोटेटर होता है, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं ना रिजिड होते हैं। ये CO में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पे वाइब्रेट करते हैं ऐसे ऐसे करके, जैसे स्प्रिंग नहीं होती है, कोई स्प्रिंग तुम दो बॉल को लेके बीच में स्प्रिंग ऐड कर दो और उसको तुम ऐसे प्रेस करके छोड़ दो तो क्या होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। यस या नो? तो CO जो मॉलिक्यूल हो गया, इसके अंदर एक और एनर्जी आ गई, तो ET प्लस ER प्लस EV, ई वाइब्रेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, रोटेशन ट्रांसलेशन में आपका 3 हो गया, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ER में आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे 3/2 kBT हो गया था हमारा। यहाँ पे क्या हुआ था, 2 × ½ kBT। ये कैलकुलेशन के लिए आता है आप लोग को कई बार। 3 × ½ kBT, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेचर ने क्या किया है, इक्वी पार्टीशन किया है। तो 3 × 1/2 kBT हो गया 3/2 kBT। ये TR हो गया, ET हो गया। ER कितना हो गया, 2 × ½ kBT। यहाँ वाइब्रेशन में क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करती है अपने एक्सिस पे, तो इसमें 2 एनर्जी होता है। अभी तुम लोग SHM में हो, ठीक से पढ़ोगे, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके हो कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। यस या नो? तो यही जो V होता है बेसिकली ½ mdx/dt का होल स्क्वायर प्लस ½ kx²। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो कहीं भी मॉलिक्यूल में अगर तुम्हारा वाइब्रेशन एनर्जी की बात होगी तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो ये 2 × ½ kBT हो जाता है यहाँ पे। तो ये 3 कंट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे मॉलिक्यूल जो तुम्हारे रिजिड रोटेटर नहीं है, डायटॉमिक है, उसमें इस केस में तुम्हारा 3 हो सकता है। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, अब एक लाइन में डेफिनेशन लिख लीजिए, टोटल पार्टी जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लिख लो। इन इक्विलिब्रियम, जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड in equilibrium the total energy is equally distributed in all possible energy modes with each mode having an average energy equal to ½ kBT, and this is known as law of equipartition of energy। और देखो मैंने यहाँ बता दिया है, लिख लो चाहो तो, ईच ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी, ईच ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स ½ kBT while each vibrational frequency contribute twice into ½ kBT, that is equal to kBT। because it has both kinetic and potential energy। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली मोनोटॉमिक गैस के लिए, देखो मोनोटॉमिक गैस क्या है, सिंगल एटम है, मतलब इसका मॉलिक्यूल क्या है, बेसिकली एक सिंगल एटम है। अगर सिंगल एटम है तो इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ इसके अंदर, केवल 3 हुआ, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी केवल XYZ डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया? तो 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हो गया, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हो गया, ये हो गया 3 × ½ kBT। समझ में आई है? तो अगर पूछा गया कि 1 मोल का कितना हुआ एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 मोल, हाँ, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस
इक्वल टू क्या करोगे, इसको एवोगाड्रो नंबर से 3/2 kBT को इसको क्या करोगे आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यही आपका हो जाएगा 3/2 kb इंटू Na। इसी को हमने R डिफाइन किया था, अगर आप लोग को याद हो, kb इंटू Na, इसी को हमने R बोला था। तो बेसिकली 3/2 RT हो गया। तो ये जो एनर्जी होता है यही बेसिकली इंटरनल एनर्जी है, यही आपका इंटरनल एनर्जी है। तो अगर इसको टी के रिस्पेक्ट में आपको टी के रिस्पेक्ट में बोला गया, इसको जो डेरिवेटिव निकालिए du/dt, तो ये वैल्यू क्या आ रही है 3/2 R। इज इट क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग CV बोलते हैं। याद है ना, Q इक्वल टू क्या था हमारा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W था। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका ये चीज़ आपका जीरो होता है, तो जो भी आपका हीट सप्लाई होता है वो आपका डेल्टा U/ΔT के बराबर हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चाहिए तो लिख लीजिएगा अगर याद ना हो तो। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम को हम CV डिफाइन किया गया था। तो CV फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए जो CV हो गया आपका मोलर हीट कैपेसिटी, ये आपका मोनोटॉमिक गैस के लिए कितनी वैल्यू आ गई, CV आ गया 3/2 R। इज इट क्लियर? एक फॉर्मूला याद था, CP माइनस CV हमेशा R के बराबर होता है, याद है, CP माइनस CV इज ऑलवेज इक्वल टू R। तो CP कितना हो जाएगा, CV प्लस R, 3/2 R प्लस R कितना हो गया, ये 5/2 R। देखो ये सब आप थियोरेटिकली निकाल रहे हो, बाद में प्रैक्टिकली इसको हम वेरीफाई भी करेंगे कि जो थियोरेटिकली इतनी कहानी हम सुना रहे हैं क्या सही है। तो यहाँ से तुमसे पूछा गया गामा कितना होगा, गामा क्या होता है CP/CV, ये कितना हो जाएगा 5/2 R डिवाइड बाई 3/2 R। तो गामा की वैल्यू हो गई 5/3। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 5/3 होती है। ठीक है, अब डालो डायटॉमिक, डायटॉमिक में 2 केस हो जाएगा। ठीक है, पहला केस कौन सा होगा, जब आपका उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है। अगर वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है, जैसे CO के लिए, CU ऑक्सीजन के लिए जैसे था, ठीक है, फॉर रिजिड रोटेटर, फॉर रिजिड मॉलिक्यूल लाइक O2, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इसके अंदर केवल आपका ट्रांसलेशनल होगा और कौन सा होगा, रोटेशनल होगा। 3 + 2 टोटल कितना हो गया 5। तो ये कितना हो गया 5, बाकी सब एज इट इज लिख लीजिए। तो ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 5, ठीक है, तो ये आपका हो गया 5, सब कुछ सेम रहेगा। बाकी ये आपका हो गया 5 और ये हो गया आपका 5 से ये आपका हो गया 7। तो कितना हो गया इसका 7/5, 7/5 1.4। तो कोई भी रिजिड रोटेटर जो मॉलिक्यूल होते हैं डायटॉमिक, जिसमें वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती है, वो तुम्हारा कितना हो गया 7/5 1.4। नेक्स्ट लिख लो, डायटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज नॉट रिजिड आर हैविंग वाइब्रेशनल एनर्जी मोड। नॉट रिजिड हो या जिसके अंदर हैविंग वाइब्रेशनल मोड, तो वाइब्रेशनल मोड से चलते कितना एनर्जी, कितना ऐड होगा इसके अंदर, इसके अंदर तुम्हारा यहाँ पे ये हाफ केबीटी इंटू ट्वाइस ऐड होगा, क्योंकि उसके अंदर 2 और ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये हो जाएगा प्लस केबीटी और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 kBT। तो ये आपका 5 की जगह 7 कर लीजिए, ये आपका 7 कर लीजिए, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका 9/7। तो ऐसी गैसेस का तुम्हारा जो कि रिजिड रोटेटर नहीं होती हैं, उनका तुम्हारा CP/CV की वैल्यू 9/7 हो जाती है।
देखो पॉलीटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ट्रांसलेशनल हो गया। समझ में आया कि नहीं इसके अंदर? तो इसमें तुम्हारा एनर्जी इसके पास कितना होगा, देखो 3/2 kBT, एक मॉलिक्यूल का 3/2 kBT, ये ट्रांसलेशनल पार्ट हो गया। रोटेशनल इसमें तीनों एक्सिस में होगा क्योंकि पॉली एटॉमिक है, किसी भी एक्सिस से लोगे XYZ 3/2 kBT। और वाइब्रेशनल, अब इसमें कितने पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आप बना रहे हो, ये देखो, ये इस तरह की स्टडी जो की जाती है, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किसके अंदर वाइब्रेशन एनर्जी है, किसके अंदर नहीं है, तो एक जनरल में FKBT लिख दिया, ठीक है, FKBT। तो ये आपका हो गया एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। समझ में आ गया कि नहीं सबको? ये क्योंकि एक पेयर में आपका KBT इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें मान लो 5-6 पेयर बन रहे हैं, तो उसमें सब कोई ज़रूरी नहीं कि सारे रिजिड रोटेटर हों, सारे वाइब्रेट भी करें, हो सकता है उसमें कुछ रिजिड हो जाएं, कुछ वाइब्रेट हो जाएं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बहुत हाई टेम्परेचर हुआ, सारे वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत कम टेम्परेचर है, सारे शांत बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मूड के ऊपर है, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। तो ये अगर वैल्यू देखो निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, देखो, हाँ, तो ये वन मॉलिक्यूल का हो गया, तो एनर्जी U कितना हो जाएगा 3/, ये हो गया 3 kBT प्लस FKBT इंटू Na, तो ये हो गया 3 प्लस F KB Na इंटू T, ये हो गया R, 3 प्लस F R इंटू T U। तो आपका CV कितना हो गया du/dt, ये 3 प्लस F R। इज इट क्लियर? तो आपका CP क्या हो जाएगा, CP 1 ऐड कर दो इसमें, 3 प्लस F R में क्या करोगे, प्लस R कर दो, तो 4 प्लस F R हो गया। तो कोई भी पॉलीएटॉमिक गैस का जो पूछा गया गामा की वैल्यू कितनी है, तो वो हो जाएगा 4 प्लस F डिवाइड बाई 3 प्लस F, जहाँ पे F आपका डिफाइन किया जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मोड्स, और वो तुम्हारा कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, मतलब इसको लेबोरेटरी में निकाल सकते हो कि कितना CP और CV ले रहा है, वहाँ से एग्जैक्टली आप निकाल सकते हो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका वाइब्रेशन मोड में है।